नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम और मैं आपका बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे फिर से एक नए टॉपिक के लिए। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, वो कौन-कौन से थे? नोमेनक्लेचर और प्लांट टैक्सोनॉमी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। ये मेरा इस सीरीज़ का 3rd लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन, है ना? नोमेनक्लेचर हमने पहले पढ़ लिया और उससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट टैक्सोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किए जाने लगे? देखिए, इससे क्या होता है, इसमें हम पहले जितनी भी नॉन स्पीशीज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर हम उनका इंटर रिलेशनशिप एग्ज़ामिन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम अलग-अलग ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए अलग-अलग ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सॉन्स। और इन टैक्सॉन्स की अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? लाइक जितने भी ऑर्गेनिज्म और प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स हमें नोन हैं, इन सबको हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके हिसाब से हम इनके इंटर रिलेशनशिप्स का पता करेंगे और सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को एक टैक्सॉन ग्रुप में रख देंगे। ठीक है? अब सपोज आपके पास कोई टैक्सॉन ग्रुप है एक्स और उस टैक्सॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लीव्स है वो निडल लाइक होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि चाहे आपने उसमें जो प्लांट्स रखे हुए हैं उस टैक्सॉन में, चाहे आपने वो प्लांट्स कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, पर ये अंडरस्टूड हो गया कि आपके टैक्सॉन एक्स में अगर ये प्लांट है तो इट मीन्स इसकी सभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबकी लीव्स कैसी होंगी, निडल लाइक होगी, है ना? तो ये आसान हो गया ना स्टडी करना। तो जो एम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो क्या है, टू अरेंज ऑल द नॉन स्पीशीज और ऑल द नॉन प्लांट्स टू वेरियस टेक्सोन्स विच मेक्स स्टडी इजी, है ना? सभी प्लांट्स को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, आपको याद होगा, एपीडे कैंडोल। ये जो एपीडे कैंडोल हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन को 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई किया। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? इंपीरियल एंड रैशनल। इंपीरियल क्लासिफिकेशन जहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाया गया था, अभी हम आगे इसे डिटेल से समझेंगे। पर जो रेशनल क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था। तो अब हम वन बाय वन समझते हैं कि इंपीरियल और रेशनल क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम लेंगे इंपीरियल क्लासिफिकेशन। तो जैसे हमने समझा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया गया, तो फिर किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया वो समझते हैं। देखो, इसमें जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि लीफ का कलर कैसा है, लीफ कैसा है, रूट्स कैसी हैं, ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान किस पे दिया? तो ध्यान दिया उसके नेम पर कि वो किस अल्फाबेट से शुरू होता है। सपोज कोई नाम है एजा दरेक्टा इंडिका, तो उसका अल्फाबेट क्या हो गया? ए, है ना? निकोटियाना टोबेकम, इसका अल्फाबेट हो गया एन। तो अल्फाबेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अब हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं। इट मीन्स सिर्फ 26 टैक्सॉन्स बनाए गए, 26 कैटेगरीज ही बनाएगी, 26 ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है 26, उसके बेसिस पे प्लांट्स को फिट कर दिया गया। तो ये कोई क्लासिफिकेशन थोड़े हुआ, हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? नेम पे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ या लिस्टिंग हुई? तो ये लिस्टिंग हुई, पर इनिशियली इसको यूज किया गया था और हमने 26 कैटेगरीज में प्लांट्स को फिट कर दिया गया था, जितने प्लांट्स नोन थे। किस बेसिस पे? नाम के बेसिस पे। तो इसीलिए ये एक इलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा गया। अब ये ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो कैरेक्टर्स के हिसाब से होना चाहिए। हम क्लास में अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, तो या तो हम उनको नाम के हिसाब से क्लासिफाई करें,
या फिर हम ये कहें कि हाँ इतने बच्चे टॉल, इतने बच्चे ड्वार्फ, इतने बच्चे इंटरमीडिएट हाइट के, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या तो क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से नाम के बेसिस पे। तो नाम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो ट्रू नहीं होते, ठीक है। उसमें उसको हम क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे, उसको हम लिस्टिंग कहेंगे। तो लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा बनाने के लिए हम इंपीरियल क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। अभी फ्लोरा क्या टर्म है, तो देखिए दो तरह की टर्म होती है, फ्लोरा एंड फौना। List of all known plants of a particular place is known as flora। किसी भी जगह के जो भी प्लांट्स हैं उसकी लिस्ट को हम कहते हैं फ्लोरा, जबकि किसी पर्टिकुलर प्लेस के सभी एनिमल्स की जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं फौना, ठीक है। फौना एंड फ्लोरा, फौना फॉर एनिमल्स, फ्लोरा फॉर प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्चुअल बात मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो फ्लोरा था, जो इंडिया का फ्लोरा था, वो एक बुक में पब्लिश किया गया। सबसे पहले वो था फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका। और ये लिखी किसने थी ये बुक? ये बुक लिखी थी जेडी हुकर ने। जेडी हुकर ने फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका नाम की बुक लिखी, जिसमें हमारे फ्लोरा ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। दूसरी बुक जो है वो किसने लिखी? वो लिखी विलियम रॉक्सबर्ग ने। किसने? विलियम रॉक्सबर्ग ने। और इस बुक का क्या नाम था? फ्लोरा इंडिका। एक फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका और एक फ्लोरा इंडिका, दोनों में ही फ्लोरा ऑफ इंडिया लिखा गया, ठीक है। अब फायदा क्या है? तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप किसी प्लेस पे जाते हैं और वहां पे किसी प्लांट की स्टडी करना चाहते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सर्च अ प्लांट। अब देखिए सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन हमने समझा था शुरू में कि एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें लॉजिक लगेगा। एक टैक्सोन में जितने भी प्लांट्स को रखा गया है वो उसमें किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रखा जाएगा, यानी लॉजिकली रखा जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, यानी ट्रू क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं रेशनल, कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं रेशनल में। कौन कौन से टाइप्स है? पहला प्रैक्टिकल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा नेचुरल और चौथा एडेनसोनियन। एडेनसोनियन सिस्टम को फेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो चार तरह के क्लासिफिकेशन को हम रेशनल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब वन बाय वन एक एक को समझते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है प्रैक्टिकल जो यूज है प्लांट का उससे कोई ना कोई इसका रिलेशन है। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स जैसे फाइबर गिविंग प्लांट्स, ऑयल गिविंग प्लांट्स, है ना, सीरियल्स, पल्सेस, अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। अब ये तो चलो ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया, पर बुरी बात क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। चाहे दो अलग अलग तरह के पौधे हैं बट अगर सेम यूज के लिए यूज किए जा रहे हैं, सेम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो उनको सेम टैक्सोन में रख दिया, तो ये भी सही नहीं है ना। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देता है, इसलिए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत यूज का नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, उसमें कोकोनट, ग्राउंड नट दोनों आ गए, जबकि दोनों की मॉर्फोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है ना। फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में कॉटन, हैम, कॉयर सब आ गया, जबकि इनके प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो राल्फिया, सिंकोना, यूकेलिप्टस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, बट तीनों प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में आएंगे जो कि मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में आता है ना। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन भी यूजफुल नहीं हुआ। कैसे? अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसमें कोई भी वन प्लांट जो है वो मोर देन 2 कैटेगरीज में आ सकता है,
मोर देन 2 टैक्सॉन में रखा जा सकता है। कैसे? जैसे टर्मरिक है तो टर्मरिक है, क्लोव है, इन सब की अगर हम बात करें तो ये मोर देन 2 कैटेगरीज में आएंगे। कैसे कि एक तो मेडिसिनल प्लांट भी हो गए, दूसरे स्पाइसेस भी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी मोर देन 1 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे प्लांट्स 2-2 3-3 टैक्सॉन्स में आएंगे। तो इससे स्टडी कैसी हो जाएगी? टफ। तो ये भी हमारे खास काम का नहीं हुआ। अब हम लेते हैं बी टाइप का क्लासिफिकेशन, जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा थोड़ा बेटर है। कैसे बेटर है देखते हैं। देखिए, इस क्लासिफिकेशन में, किसमें? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया गया है ना। प्रैक्टिकल में तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पर कितने? 1 और 2 ओनली। एग्जाम्पल इसका कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, वो कैसा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि लिनियस ने भी सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की ही स्टडी के बेसिस पे सभी प्लांट्स को कैटेगराइज किया। अब वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? देखिए, वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टेमेंस एंड स्टाइल। और इस हिसाब से उसने टोटल 24 क्लासेस बनाई थी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही लिनियस ने सभी प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। अब जैसे यहाँ पे दिखा रखा है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया में उन्होंने 1 स्टेमन इन फ्लावर, ये 1 है, ये लिखना रह गया है, तो 1 स्टेमन इन फ्लावर है तो मोनेंड्रिया कहा, है ना। डायेंड्रिया में 2 स्टेमेंस थे, ट्राइएंड्रिया में 3 स्टेमेंस थे, पॉलीएंड्रिया में मेनी स्टेमेंस थे, नॉन एंड्रिया में स्टेमेंस एब्सेंट थे। तो इस तरह उन्होंने 24 क्लासेस बनाई थी अपने सभी प्लांट ऑर्गेनिजम्स की। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था क्योंकि 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान नहीं दिया, तो इसकी वजह से भी इस पे अपन रिलाय नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे पौधे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर उनमें सेम नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिनियस वो एक क्लास में आते हैं, बट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से स्टडी करें तो उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो सेकेंड वाला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये भी एक तरह से रिजेक्टेड है। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये बेस्ड है कंप्लीट मॉर्फोलॉजी पे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक अच्छी बात है ना। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहा है, स्टेम भी देख रहे हैं, इसमें रूट का भी देख रहे हैं, लीव्स के कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं। तो इफ यू आर यूजिंग कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स as basis of the classification, then it will be known as natural classification. इसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। एंड अभी तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन किसको माना गया है? नेचुरल क्लासिफिकेशन को ही माना गया है। इसमें क्या होता है कि चूंकि हम नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज का बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, इसीलिए इससे हम इंटर रिलेशनशिप्स भी पता कर पाते हैं कि कौन से 2 प्लांट एक दूसरे से रिलेटेड है और कौन से नहीं है। अब देखिए, प्लांट्स ऑफ 1 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कोई प्लांट्स रखे गए हैं तो इट मीन्स उनके बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी। जबकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था? 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैच बना दिया गया, एक ग्रुप पर रख दिया गया, बट बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों को अगर हम कंपेयर करें, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को, तो इन नेचुरल क्लासिफिकेशन एक ग्रुप में अवेलेबल ऑल द प्लांट्स विल शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी, whereas in artificial classification चूंकि बहुत वेरियस टाइप के प्लांट्स एक ग्रुप में रखे गए हैं और उनमें सिर्फ 1 और 2 सिमिलैरिटी है, इसलिए डिससिमिलैरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन को और डिटेल से समझें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन भी 2 तरह का होता है।
एक होता है नेचुरल फॉर्मल, यानी जहां पे फोकस किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेयर इज फाइलोजेनी हैज बीन इग्नोर्ड। जबकि नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, जहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को तो फोकस कर ही रहे हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस कर रहे हैं, बट साथ में फाइलोजेनी का भी ध्यान रख रहे हैं। नेचुरल फॉर्मल ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल फाइलोजेनेट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस फाइलोजेनी। अब यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स पूछेंगे कि फाइलोजेनी क्या चीज है, तो चलिए समझते हैं कि फाइलोजेनी क्या है। देखिए, फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स कौन पहले बना, कौन बाद में आया, इसकी हिस्ट्री को हम कहते हैं फाइलोजेनी। यहाँ पे एक टर्म आती है प्रिमिटिव प्लांट्स, एडवांस प्लांट्स। तो प्रिमिटिव प्लांट्स वो हैं जो पहले जिनका इवोल्यूशन हुआ, और एडवांस प्लांट्स वो हैं जो बाद में बने, जो रिसेंट बने, है ना। तो प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड। नेचुरल फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब है, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन अगर प्लांट्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करे, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मींस नेचुरल फॉर्मल हो चाहे फाइलोजेनेटिक हो, दोनों ही केस में मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया जाएगा, बट फॉर्मल में फाइलोजेनी को ध्यान नहीं देंगे, जबकि नेचुरल फाइलोजेनेटिक में कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स बनाए जाएंगे उनको फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। ठीक है, यानी पहले प्रिमिटिव का नाम रखा जाएगा, फिर एडवांस्ड का नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी फाइलोजेनी की भी हम थोड़ी सी स्टडी समझते हैं, क्योंकि इस पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्म किसने दी, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, पहली बार किसने डिस्कस किया। तो हम इन कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे क्योंकि इनसे सवाल आता है। देखो, टर्म फाइलोजेनी किसने दिया था, तो लेमार्क ने दिया था, वही लेमार्क इवोल्यूशन वाले। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। किसने, अर्नेस्ट हीकल ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। और चार्ल्स डार्विन, वही डार्विन इवोल्यूशन वाले, चार्ल्स डार्विन ने इसे डिटेल से एक्सप्लेन किस में किया था, अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में 1859 में। 1859 में जो उन्होंने अपनी बुक निकाली थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें चार्ल्स डार्विन ने इसे बहुत डिटेल से समझाया था। क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्लीज आप इसको याद कर लें। अब देखिए, यहाँ एक और टर्म आती है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का भी मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, किस सीक्वेंस में इवोल्यूशन हुआ, उस सीक्वेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जीनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल बताया है यहाँ पे, जीनियोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम यानी फाइलोजेनी ऑफ प्लांट किंगडम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। तो आप देखिए, यहाँ पर टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स अलग अलग बना दिए गए हैं, हर टेक्सोनॉमिक ग्रुप का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिक्स है। इसमें प्लांट्स रखे गए हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखें, यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखें। पर अगर हम क्लासेस को इस तरह से एक के बाद एक पढ़ें, एक के बाद एक रखें, तो इसको हम नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पहले इवोल्यूशन हुआ उसका, फिर बाद में वो मॉडिफाई होके किस तरह से अडेप्ट होके आज के एनवायरनमेंट तक पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए हम इवोल्यूशन को, एडेप्टेशन को और अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए इसका नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रिफर्ड क्लासिफिकेशन है ओवर द नेचुरल फॉर्मल। हमारा जो फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है एडेंसोनियन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं, ये किसने प्रपोज किया था, तो ये सोकल एंड स्मीथ ने प्रपोज किया था।
देखिए एडेंसोनियन सिस्टम में क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के नंबर पे फोकस किया जाता है और इसमें किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि फ्लोरल सिमिलैरिटीज को ज्यादा वेटेज मिलेगा, वेजिटेटिव सिमिलैरिटीज को कम वेटेज मिलेगा, नहीं। इसमें सिमिलैरिटी के नंबर कितना है, 40 नंबर की सिमिलैरिटीज है, 40 जगहों पे सिमिलैरिटी मतलब ज्यादा रिलेटेड है, 20 सिमिलैरिटी है तो लेस रिलेटेड है ना। नंबर कितना ज्यादा सिमिलर और डिसिमिलर के बीच में है, बस। किसी कैरेक्टर को कोई खास वेटेज नहीं मिला हुआ है। अगर मैं पूछूं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फ्लोरल एंड एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है रादर देन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के, जबकि एडेंसोनियन में सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को सिमिलर वेटेज दिया जाता है, उसमें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए वीडियो में जहाँ पे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ड्राई गार्डन्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।